नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद में उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाला माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माल्थस थे कौन। माल्थस ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, ये याद रखना है, ब्रिटेन से संबंध है इनका। और थे कौन? अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री। ये जो दौर है ये 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक का है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में घटना क्या हुई थी कि विश्व में बेरोजगारी, महामारी, भूखमरी, निर्धनता, ये सारी घटनाएं हुई थी। किस कारण हुई थी? क्योंकि जनसंख्या अधिकतम बढ़ोतरी हो चुकी थी उस समय तक और संसाधन हमारे पास बहुत कम थे। और जनसंख्या में ये बढ़ोतरी का कारण क्या माना गया था? क्योंकि उस समय ये समझा जाता था कि यदि हमें सैनिक और आर्थिक शक्ति बढ़ानी है तो हमें जनसंख्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब मैन पावर यदि ज्यादा है तो हमारी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ेगी। और ऐसा ही हुआ कि मैन पावर बढ़ी, लेकिन उसके नतीजे नकारात्मक क्या निकले कि भूखमरी हुई, बेरोजगारी हुई, निर्धनता हुई, खाद्यान्न की कमी हुई। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए माल्थस ने क्या बताया? माल्थस ने 2 लेख लिखे थे। कौन से? पहला लेख Essay on Population as it affects the future improvement of society। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है। क्या कब लिखा था? 1798 में। क्या बता रहा है ये कि जो जनसंख्या वृद्धि है इसका प्रभाव भविष्य में क्या रहेगा, जनसंख्या का भविष्य में क्या प्रभाव रहा है, हमारे समाज में क्या सुधार की गुंजाइश है कि नहीं है, ये सब कुछ विचार व्यक्त किए थे पहले लेख में। और उसके बाद इसी का एक दूसरा भाग आया था, दूसरा लेख, किस टाइटल से? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये है मेन लेख इसका, जिसमें माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया था 1803 ईस्वी में। इसके 5 साल बाद लिखा जाता है ये। क्लियर है? तो माल्थस के ये दोनों ऐसे हमें ध्यान में रखने हैं। पहला ऐसे 1798 ईस्वी में आया था और दूसरा ऐसे इसका 1803 ईस्वी में आया था। और इसने किस पर चर्चा की है? इन्होंने जनसंख्या, ये ध्यान में रखना, जनसंख्या व संसाधन, जनसंख्या व संसाधन का क्या संबंध है। जनसंख्या वृद्धि होती है तो कैसे होती है, संसाधन वृद्धि होते हैं तो कैसे वृद्धि करते हैं संसाधन। ये संबंध बताया है किसने? माल्थस ने। और बहुत शानदार अवधारणा दी है। माल्थस ही वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने सबसे तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण किया है किसका? जनसंख्या वृद्धि का। इसलिए जनसंख्या के बारे में जितने भी सिद्धांत आते हैं उन सिद्धांत को यदि माल्थस से पहले के हैं तो उनको क्या कहा जाता है? माल्थस के पुरोगामी सिद्धांत। और यदि माल्थस के बाद के हैं तो उत्तर माल्थसवाद, मतलब माल्थस के बाद वाले सिद्धांत। मतलब माल्थस का काल कौन सा माना जाता है? जनसंख्या के सिद्धांत का सबसे आदर्श काल माना जाता है। सबसे आदर्श सिद्धांत माल्थस का है। अब इस संबंध में और विचार किसने क्या रखे थे? वो विचार रखा था सर वाल्टर रेले ने। सर वाल्टर रेले ने, जिसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये इसकी पुस्तक है। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि युद्ध और बीमारियां यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करती तो जनसंख्या इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती कि
मनुष्य का भरण पोषण लगभग असंभव हो जाता। मतलब ये किसको मान रहे हैं, ये युद्ध और बीमारियों को सार्थक मान रहे हैं, किसमें, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में। हालांकि ये नकारात्मक अवधारणा है, इसको हम सही नहीं मान सकते, लेकिन सर वाल्टर रेले ने ऐसा कहा था, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में मैथ्यू हेल ने एक पुस्तक लिखी थी, किस टाइटल से, द प्रिमिटिव ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, द प्रिमिटिव ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। इसमें क्या बताया था, इसमें यह बताया था कि जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः हमेशा क्या होती है, मृत्यु से ज्यादा होती है। मतलब जनसंख्या वृद्धि सतत चलती रहेगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हमेशा ही ज्यादा होती है और मृत्यु रेट जो होती है वो हमेशा कम होती है। मैथ्यू हेल ने बताया है, वो क्या बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर जो होगी वो गुणोत्तर वृद्धि दर होगी, और गुणोत्तर वृद्धि दर से जनसंख्या का जो प्रभाव क्या रहेगा कि जनसंख्या प्रत्येक 34 साल बाद में दुगनी हो जाएगी। मतलब जनसंख्या के दुगना होने का काल कितना बताया, 34 वर्ष का। किसने, मैथ्यू हेल ने। क्लियर है। इसके बाद में विलियम गॉडविन ने अपना सिद्धांत दिया था, और विलियम गॉडविन ने क्या बताया था, विलियम गॉडविन हमेशा जनसंख्या वृद्धि दर को उचित ठहराता है। विलियम गॉडविन हमेशा जनसंख्या वृद्धि दर को उचित ठहराएगा, कहेगा कि जनसंख्या वृद्धि दर होनी चाहिए। क्या बताता है, देखते हैं। विलियम गॉडविन की जो पुस्तक है उसका टाइटल क्या है, इंक्वायरिंग कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉरल एंड हैप्पीनेस। कब लिखी थी, 1793 में। ये माल्थस से पहले की लिखी हुई पुस्तक है। ये बड़ी शानदार बातें कहता है, क्या कि सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी है, किसके लिए, यदि मनुष्य समाज में कोई दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, भूखमरी आती है, जो भी ऐसी नकारात्मक घटनाएं हैं उसके लिए उत्तरदायी सरकारी नीतियां हैं, ना कि जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि को क्या मानता है, उचित मानता है। क्या कहता है कि जनसंख्या वृद्धि उचित है, और मानव जाति जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि कर रही है वो अपने स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रही है। मतलब जनसंख्या वृद्धि सही है। क्या गलत है, केवल सरकारी नीतियां गलत है। इसके बाद में माल्थस ने क्या कहा था, सबसे पहले हम देखते हैं माल्थस की 3 मान्यताएं कौन सी है। माल्थस की जो 3 मान्यताएं हैं उनमें सबसे पहले मनुष्य में काम वासना बताना। माल्थस की सबसे बड़ी कमी यही है कि माल्थस ने जो संतानोत्पत्ति की इच्छा है वो सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं मानी है। माल्थस ने ये कहा है कि संतानोत्पत्ति का कारण जो होता है वो काम वासना है, मतलब सेक्स की जो प्रवृत्ति है उसको क्या माना है, उसने संतानोत्पत्ति की इच्छा मानी है। मतलब जनसंख्या वृद्धि का कारण ये है, ये सबसे बड़ी कमी है माल्थस की। दूसरा ये बताता है कि आर्थिक समृद्धि तथा संतानोत्पत्ति में सीधा संबंध है। ये कहता है कि संतानोत्पत्ति यदि होगी तो आर्थिक समृद्धि जरूर होगी। क्यों? क्योंकि मैन पावर बढ़ रही है। मैन पावर को बढ़ते हुए रूप में दिखाया है इसने। और तीसरा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या बताता है कि कृषि में एक स्तर तक ही वृद्धि संभव है, उसके बाद में वृद्धि हो नहीं सकती, उसके उत्पादन स्तर में वृद्धि हो नहीं सकती है, चाहे जनसंख्या कितनी ही बढ़े। तो जनसंख्या तो बढ़ती चली जाएगी और कृषि में वृद्धि रुक जाएगी। उसको क्या कहा है? उत्पत्ति ह्रास का नियम कहा है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट देता है, कौन है? मार्क्स। मार्क्स क्या कहता है कि जो प्रकृति की टेबल है ना, प्रकृति की टेबल कुछ निश्चित लोगों के लिए
कुछ निश्चित संख्या के लिए ही है, संख्या के लिए है। मतलब क्या कह दिया कि यहां पर कुछ संख्या ही सरवाइव कर पाएगी, उससे यदि ज्यादा संख्या होगी तो वो भुखमरी के, बेरोजगारी के, दरिद्रता के, खाद्यान्न की कमी होने के, इन सब के नतीजे लेकर के आएगी। क्या यदि इससे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि प्रकृति की टेबल कुछ संख्या के लिए निश्चित है, मतलब कुछ निश्चित संख्या ही उस पर खाना खा सकती है, उससे ज्यादा संख्या होने पर ये प्रकृति की टेबल काम नहीं आएगी। मतलब क्या फैल जाएगी, भुखमरी और बेरोजगारी फैल जाएगी। क्लियर है। अब ये क्या बताता है, जनसंख्या वृद्धि और संसाधन का जो प्रतिरूप है बढ़ने के रूप में, वो एक्सप्लेन करता है। ये क्या बताता है, देखें ये कहता है कि एक तो जनसंख्या है, जनसंख्या है, इसका प्रतिरूप देखो। दूसरा संसाधन है, इसका प्रतिरूप देखो। और एक जो वर्षों का अंतराल है, वर्षों का अंतराल है, इसका प्रतिरूप देखो। सबसे पहले आप मान करके चले कि जनसंख्या और संसाधन एक एक ही है, जनसंख्या संसाधन एक ही है। कब, शुरुआत में, शुरुआत में जनसंख्या और संसाधन एक एक ही है। यदि ये 25 वर्षों के समय के अंतराल के बाद देखा जाए तो जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी और संसाधन ये भी दोगुने हो जाएंगे। अब यदि ये 50 वर्षों के अंतराल में देखें तो संसाधन 3 होंगे तो जनसंख्या यहाँ पर पिछली से दोगुनी हो जाएगी, पिछली से दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो गुणोत्तर बढ़ रही है, गुणोत्तर, गुणोत्तर बढ़ रही है। मतलब किस रूप से, ज्यामितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से बढ़ रही है। और जो संसाधन बढ़ रहे हैं वो किस रूप में बढ़ रहे हैं, वो अंक गणितीय रूप में बढ़ रहे हैं, अंक गणितीय रूप में बढ़ रहे हैं। ये कैसे बढ़ेंगे, देखें यहाँ 75 वर्ष, यहाँ 100 वर्ष, 125, 150, 175 और 200, इन वर्षों के अंतराल में इनका प्रतिरूप हो कैसे जाता है वो देखें। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 4 से 8 हो जाएगी, या 8 से 16, यहाँ 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256, 256 गुना है ये। मतलब 200 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 256 गुना बढ़ गई है। और संसाधन कैसे बढ़ेंगे, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये अंतर बताना चाहता है माल्थस। माल्थस क्या कहता है कि 200 वर्षों के अंतराल में जहां संसाधन 9 गुना हुए हैं, वहां पर जनसंख्या कितने गुना हो गई है, 256 गुना हो गई है। जो किस अंतराल से बढ़ी है, किस रूप से वृद्धि हुई है, वो गुणोत्तर या ज्यामितीय रूप से वृद्धि हुई है। और जो संसाधन है वो किस रूप से बढ़े हैं, वो अंक गणितीय रूप से बढ़े हैं। ये आपने ये संसाधन और जनसंख्या का जो बढ़ने का प्रतिरूप है वो याद रखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो जनसंख्या है वो 100 वर्षों के अंतराल पर 16 गुना हो रही है, 100 वर्षों के अंतराल पर 16 गुना हो रही है। और जो संसाधन है वो 100 वर्षों के अंतराल पर कितने हो रहे हैं, 5 गुना हो रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना है। देखिए 200 वर्षों के अंतराल पर संसाधन 9 और जनसंख्या 256, 100 वर्ष के अंतराल पर संसाधन 5 गुना और जनसंख्या 16 गुना। और यदि ये सीधा यूं पूछ ले कि 300 वर्षों के अंतराल पर ये घटना क्या हो रही है, तो यहाँ पर यदि जनसंख्या देखें, 300 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या देखें, जनसंख्या
तो वो 4096 गुना हो जाएगी, 4096 गुना। और यदि हम संसाधन देखें, संसाधन, तो वो कितने गुना होंगे, वो 13 गुना हो जाएंगे, 13 गुना। क्लियर है? तो ये जो अंतर है 4096 गुना और ये 256:9 का अनुपात है, ये लगभग काल्पनिक लग रहा है, ऐसा संभवतः हो नहीं सकता। यदि क्या हो, कोई भी अवरोध लगा दिया जाए तो। लेकिन माल्थस ने क्या बताया है कि ये कब होगा, जब कोई अवरोध का अभाव हो, अवरोध का अभाव। अवरोध का अभाव का मतलब क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रण के उपाय ना किए जाए तो ये ऐसे प्रतिरूप बढ़ेगा। यदि उपाय किए जाए तो वो कैसे किए जाए, उसने 2 प्रतिरूप बताए हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो ये जनसंख्या को रोकने, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो उपाय बताए हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक, वो डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं। ये 2 रूप बता रहा है माल्थस, कौन कौन से, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप में क्या बता रहा है कि बाढ़ आने से, महामारी होने से, अकाल पड़ने से, युद्ध के कारण या भूकंप के कारण, इन सब के कारण क्या होता है, जनसंख्या घटती है, जनसंख्या नियंत्रण होता है, ये कारण बताया है। इसीलिए ये सारे के सारे कारणों को नाम देता है कष्ट नाम देता है। और ये यदि वर्तमान संदर्भ में हम देखें कि बाढ़ के कारण जनसंख्या नियंत्रण, तो बड़ा अजीब लगता है, महामारी के कारण जनसंख्या नियंत्रण, ये मनुष्य के लिए आपदा है, विपदा है। अब कष्ट या आपदा विपदा की बात करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, निराशावादी। अब ये ध्यान में रखना, जो माल्थस का सिद्धांत है वो निराशावादी सिद्धांत है, और ये कहता है कि ये प्राकृतिक जो कारण उत्पन्न होते हैं, ये क्यों उत्पन्न होते हैं कि जनसंख्या वृद्धि इतनी हो जाएगी कि खाद्य आपूर्ति लगभग नगण्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये सारी घटनाएं घटेगी, जिससे जनसंख्या कम हो जाएगी और वापस क्या हो जाएगा, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या में संतुलन पैदा हो जाएगा। ऐसी कल्पना की है किसने, माल्थस ने। कृत्रिम उपाय में इसने क्या किया है कि आत्म संयम रखें, मतलब कि संतानोत्पत्ति के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो आत्म संयम से हम जनसंख्या वृद्धि को रोकें, ये उपाय बताया है किसने, माल्थस ने। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन, कि ब्रह्मचर्य के पालन से हम सेक्स को ज्यादा अहमियत ना दे करके भी क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। विवाह ना करना, बड़ा अजीब सा तर्क दिया है कि विवाह ना करके भी हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं, या विवाह में देरी कर दें तो भी हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। ये माल्थस द्वारा सुझाए गए कृत्रिम उपाय हैं। कृत्रिम उपाय हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम उपाय ये थे। अब देखते हैं कि माल्थस के सिद्धांत में बहुत सारे विद्वानों ने कमियां निकाली है, वो कमियां कौन कौन सी है, तो माल्थस की कमियों पर हम नजर डाल लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने माल्थस में जो कमियां निकाली हैं, उन कमियों को मैंने 6 बिंदुओं में लिखा है। पहला, संतानोत्पत्ति काम वासना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे भी बताया था कि केवल सेक्स की इच्छा होना और उसको जनसंख्या वृद्धि मान ले, संतान उत्पत्ति की इच्छा मान ले, ऐसा संभव नहीं है। सेक्स की इच्छा अलग है, संतान उत्पत्ति की इच्छा अलग है, और सेक्स की इच्छा संतान उत्पत्ति के लिए नहीं होती है। संतान उत्पत्ति का संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि से रखा गया है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा,
कृषि हास का नियम उचित नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कृषि हास का नियम उचित कैसे हो सकता है। माल्थस ने ये कहा है कि एक स्तर तक पहुंच करके उसके बाद में उत्पादकता में वृद्धि असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में जो तकनीकी विकास हुआ है, जैसे हम हरित क्रांति के बाद का दौर देखें तो उसमें गुणोत्तर वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो इस स्तर पर देखें तो ये भी नियम फेल हो जाता है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि दर काल्पनिक है। मैंने पीछे भी बताया था कि यदि 300 वर्षों के अंतराल पर देखें तो जनसंख्या 1096 गुना हो जाती है, जबकि संसाधन 13 गुना ही हो पाते हैं। 200 वर्षों के अंतराल पर देखें तो जनसंख्या 256 गुना हो जाती है, जबकि संसाधन कितने 9 गुना ही हो पाते हैं। तो ये जो अंतराल आता है ये काल्पनिक लग रहा है। हाँ, हालांकि यहाँ पर माल्थस ने एक बात कही है कि यदि जनसंख्या में अवरोध ना हो तो ये बढ़ेगा, अवरोध हो तो भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, ना हो तो भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये काल्पनिक लगती है। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इससे मैन पावर बढ़ती है। क्लियर है। तीसरा, पांचवा क्या, तकनीकी विकास की उपेक्षा की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि प्रोफेसर कैनन ने ये कहा है कि मनुष्य केवल मुंह लेकर के ही जन्म नहीं लेता है, मनुष्य के 2 हाथ और 2 पैर भी होते हैं, जो उस मुंह को खाने के लिए चाहिए, उससे दुगना कमाने के उनके सामर्थ्य के साथ पैदा होता है मनुष्य। किसने कहा है? प्रोफेसर कैनन ने कहा है। तो यहाँ भी माल्थस के सिद्धांत की आलोचना होती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, कृत्रिम निरोधक को अव्यावहारिक माना है कि वर्तमान में यदि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो हमें कृत्रिम संसाधन को अपनाना पड़ेगा। गर्भ निरोधक गोलियां हो चाहे कॉन्डोम का इस्तेमाल हो, वो ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, उनका माल्थस ने नाम ही नहीं लिया। और यदि हम गर्भपात को भी कहें तो गर्भपात भी अपनाया जा सकता है, वो भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का बढ़िया साधन है। लेकिन माल्थस ने इस चीज को नहीं अपनाया है। क्यों? क्योंकि माल्थस का जो व्यू था वो धार्मिक व्यू था, और धार्मिक व्यू में ये सब चीजें क्या मानी जाती है? अव्यवहारिक मानी जाती है। तो इस आधार पर भी माल्थस की आलोचना की जा सकती है। इसके बाद माल्थस के सिद्धांत का एक नया रूप आया था। कौन सा? नवमाल्थसवाद। नवमाल्थसवाद क्या है देखते हैं। नवमाल्थसवाद में क्या है? माल्थस ने जो भी सुझाव दिए थे उसमें केवल कृत्रिम निरोधकों को जोड़ देना नवमाल्थसवाद कहलाता है। क्या चीज है उसमें? ये इंग्लैंड में इसका जो समर्थन मिला था वो मैरी स्टॉपस से मिला था, मैरी स्टॉपस से। अमेरिका में इस विचारधारा से समर्थन मिला था मार्गरेट स्ट्रेंजर से। और यदि प्रत्येक देश की बात करें, वर्तमान में सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? नवमाल्थसवाद का है। क्योंकि ये कृत्रिम निरोधक जितने भी है, चाहे वो गर्भ निरोधक के रूप में कोई गोली हो, कोई पिल्स हो, या कॉन्डोम के रूप में हो, या गर्भपात के रूप में हो, ये सब चीज की वो इजाजत देता है। कौन? नवमाल्थसवाद। क्लियर है। अब नवमाल्थसवाद माल्थस में एक चेंज करता है। माल्थस क्या मानता है कि काम इच्छा और संतति इच्छा को एक ही मान लेता है, मतलब संतान उत्पत्ति और काम इच्छा एक ही है। लेकिन नवमाल्थसवाद में इन दोनों को अलग अलग माना गया है कि काम इच्छा अलग चीज है और संतानोत्पत्ति अलग चीज है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गाइड और रिस्ट ने क्या माना है कि नवमाल्थसवादी जो कह रहे हैं वो गलत है। नवमाल्थसवादियों को इन्होंने क्या बताया? गलत बताया है। और जो भी गर्भ निरोधक है, जो भी गर्भ निरोधक साधक, उनको क्या माना है? कोरा दंपत्य छल माना है, मतलब दंपति के साथ छल माना है। किसको? गर्भ निरोधक जो भी साधन है उन सबको।
क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा की है माल्थस और नवमाल्थस के सिद्धांत पर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।